प्रधानमंत्री बनने की हसरत और बीजेपी की सियासत के बीच उछल रहे हैं कई नाम। हर नाम से पार्टी में हलचल, भीतर वाले मौन, बाहर वाले मुखर। आखिर बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन? ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि यही वो एक डिबेट है जो बीजेपी नहीं करना चाहती, लेकिन यही वो एक डिबेट है जो बीजेपी के तमाम एलाइज जो है वो सीधे बीजेपी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं को समझ भी नहीं आता कि इन सवालों को वो कैसे हैंडल करें। इस बार मौका है बाल ठाकरे साहब का। बाल ठाकरे साहब को सुषमा स्वराज मिलने गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे नेताओं को मिलने जाते, लेकिन उसके बाद बाल ठाकरे ने यह बयान दिया कि वो सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि बाल ठाकरे ने कहा कि मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूं और मैं इसे सिर्फ दोहरा रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें जो दिल्ली में 11 अशोक रोड पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, इसमें इन तरह की बातों की चर्चा नहीं की जाती, लेकिन बीजेपी में खासा हंगामा पैदा हो गया। एक ऐसी पार्टी जहां पर तमाम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स हैं और आप कभी मत भूलिएगा कि उनका लार्जर कोएलिशन जो है वो एक एनडीए के स्ट्रक्चर के बीच में आता है, जिसमें और भी बहुत सारे नेता हैं। प्रमुखतः उसमें नीतीश कुमार का नाम आता है जब भी बात होती है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की। अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? बीजेपी की इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है वो इससे बढ़ेंगे। मैं आपको आज अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे हिसाब से बहुत हाई पावर्ड पैनल है ये और सियासत को बहुत करीब से देखता आ रहा है। नलिनी सिंह मेरे साथ मौजूद है आज इस प्रोग्राम में, ओम थानवी साहब मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में, आलोक मेहता साहब मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद हैं, एक सिफोलॉजिस्ट हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के, और श्रवण गर्ग जी जुड़ रहे हैं जो कि एडिटर इन चीफ है नई दुनिया के। अब जैसे मैंने कहा कि डिनायल्स के लिए बहुत मौका होता है। गुजरात का चुनाव इस साल के पहले खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की पोजीशन पॉलिटिकल तौर पर जो उनके स्टेट में है वो साफ हो जाएगी। ये बहस है जो यहां से महज शुरू होती है, खत्म होने वाली नहीं। ओम थानवी साहब आपसे स्टार्ट कर जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं मानता हूं कि यही एक डिबेट है जो बीजेपी एक तो चाहती नहीं है, और अगर वो उसके सामने आ जाती है डिबेट कि एक्चुअली आपका कैंडिडेट कौन होगा या प्राइम मिनिस्टरियल मटीरियल आपका एक्चुअली कौन है, तो वो उससे मुंह चुराती। प्रॉब्लम ये है कि उसके एलाय ही उस पर दबाव डालते हैं, तरीके ढूंढते इस डिबेट को करने के। देखिए 5-7 सांसदों वाला कोई दल जो है, हाँ, उसकी बात का कोई बहुत वजन नहीं होता। हाँ, और लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप इनका शिवसेना और बीजेपी के रिलेशनशिप का इतिहास देखें, इनके ओल्डेस्ट एलाय अकाली और शिवसेना बीजेपी के सबसे पुराने एलाय है। इस बार बाल ठाकरे की तरफ से बात कर रहा हूं, और बाल ठाकरे की अहमियत इतनी हो कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने सुषमा स्वराज का नाम लिया है, मेरे ख्याल में उसमें कोई बहुत विवाद की बात, जहां तक मेरी राय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेके बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि बाल ठाकरे का ऐसे मौके पे कहने का कोई बहुत महत्व नहीं है, और जितना महत्व दिया जा रहा है मेरे ख्याल में उतना वो डिजर्व नहीं करते। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे कहा जाता है कि एक दादा दूसरे दादा को बर्दाश्त नहीं करता, तो दादा बांग्ला के अर्थ में नहीं, जिस अर्थ में हम लोग सिनेमा में अर्थ करते हैं, तो बाल ठाकरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि जो लोग हैं उनमें सुषमा स्वराज, जेटली, और पार्टी में तो बहुत से लोग चाहते हैं कि आडवाणी जो हैं उनकी अवस्था हो गई है, अब वो आशीर्वाद देने का काम करें। पर बाल ठाकरे के कहने पर ये बहस शुरू हो, और खासकर वो मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा अगर सरकार एनडीए की बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में अपने बूते पे नहीं बन सकती। एनडीए की अगर सरकार बनती है तो एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं और लोग भी हो सकते हैं। हमेशा अनिवार्य तौर पे बीजेपी का आदमी ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बाल ठाकरे की बहस पर हमें नहीं बहस करनी चाहिए कि उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब पॉइंट यहां पर यही आता है कि एलाइज बार बार बीजेपी के शगुफा छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार साहब का स्टेटमेंट मेरे सामने, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई बीजेपी बताए कि उनका कैंडिडेट कौन है। बीजेपी हमेशा ऑफिशियल स्टैंड ये लेती कि नहीं हमारे पास वक्त है, हम एक नेशनल पार्टी है, हम डिसाइड करके रहेंगे। ये क्या कोई पॉलिटिक्स है मैसेज भेजने की कि कंफ्यूजन है बीजेपी में? ये बीजेपी की कमजोरी है?
कुछ ऐसा लगता है जैसे कि जो एलाइज है, सहयोगी पार्टियां हैं, वो वीटो करेंगी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इस एनडीए में, भाजपा में विशेषकर। अब यह है कि इस वक्त भाजपा आक्रामक तेवर इस वक्त उसके हैं, वो कांग्रेस पर बहुत ही उसने कंसिस्टेंट हमला कर रखा है, भ्रष्टाचार को लेकर, कोलगेट को लेकर। फिर जैसे आपने कहा, थानवी जी ने कहा गुजरात में, आपने कहा गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर सूखा भी पड़ा है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले। तो इसका मतलब बीजेपी नहीं चाहती कि इस वक्त उसकी कोई भी अंदरूनी कमजोरी उभर कर आए, जो कि बार बार उसके एलाइज उभार देते हैं। उसके बार बार कह रहे हैं। लेकिन यह है कि इस वक्त अब देखिए, नीतीश जी ने यह कह दिया है आज या कल में कि 100 सीटों पर गुजरात में वो चुनाव अपने स्वतंत्र तौर पर लड़ेंगे, जदयू लड़ेगी। और उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। उन्होंने मोदी को बिहार में आने नहीं दिया। उन्होंने देखिए 18% जो बिहार की जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। बड़े ही उन्होंने जतन से जो ये मोहपाश में बंधे हुए थे लालू यादव के, उन्होंने उनसे हटा करके, छुड़ा करके अपने पाले में लाए हैं। तो वो तो ये बातें कहेंगे ही कहेंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.